स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 17 सितंबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के कौन से राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में विरासत व होम स्टे नीति पर जोर देने के लिए आर्थिक मदद की घोषणा की है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। देखिए, गुजरात में विरासत पर्यटन नीति 2020 के तहत वर्ष 1950 से पहले के किले, महल या इमारत के मूल ढांचे में बदलाव के बिना विरासत संग्रहालय, कीमती व प्राचीन वस्तुएं, पोशाक, तलवार, तोप व अन्य हथियारों, सिक्के व नोट का प्रदर्शन किया जा सकेगा। इसके लिए राज्य सरकार 10 करोड़ रुपए तक की सहायता देगी। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और उसे गति देने में जुटे हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री ने पर्यटन, विरासत व होम स्टे नीति में और छूट दी है। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के विकास के लिए जो नीतियां बनाई थी, रूपाणी उसे आगे बढ़ा रहे हैं। नई नीति में नए हेरिटेज होटल में 25 करोड़ रुपए तक के निवेश पर 20% सब्सिडी, अधिकतम 5 करोड़ रुपए की सहायता और 25 करोड़ से अधिक के निवेश पर 10 करोड़ रुपए तक की मदद मिलेगी। होम स्टे को बढ़ावा देने के लिए 1 से 6 कमरे वाले आवास को विकसित किया जा सकेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सहयोग से विकसित की जा रही कोरोना वैक्सीन AZD1222 को विकसित करने में कौन सी दवा कंपनी संयुक्त रूप से कार्यरत है? ऑप्शन ए 4D फार्मा, ऑप्शन डी अबॉट लैबोरेटरी लिमिटेड, ऑप्शन सी अकार्ड हेल्थकेयर, ऑप्शन डी एस्ट्राजेनेका। देखिए, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका के संयुक्त प्रयास से विकसित वैक्सीन AZD1222 का ट्रायल फिर से शुरू कर दिया गया है। ब्रिटेन के दवा एवं स्वास्थ्य नियामक प्राधिकरण द्वारा ट्रायल को सुरक्षित बताए जाने के बाद इसे फिर से शुरू करने को हरी झंडी दे दी गई है। ज्ञात हो, वैक्सीन के ट्रायल में शामिल एक वॉलंटियर के गंभीर लक्षण पैदा हो गए थे। इसके बाद 6 दिसंबर को इस वैक्सीन के ट्रायल पर रोक लगा दी गई थी। दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका व ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने बताया कि इस मामले में और अधिक जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन यह सही है कि निजी जांचकर्ताओं ने वैक्सीन के ट्रायल को सुरक्षित पाया है। इस निष्कर्ष के आधार पर ब्रिटेन में ट्रायल फिर से शुरू किए जा रहे हैं। दवा कंपनी ने कहा कि ट्रायल में शामिल लोगों की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी चिंता है। हम इस ट्रायल के सर्वश्रेष्ठ मानकों का पालन कर रहे हैं। हम दुनिया के अन्य देशों के साथ मिलकर काम करेंगे और यह तय करेंगे कि ट्रायल कब से शुरू किए जाए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी एस्ट्राजेनेका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करने वाले अघाकर अनुसंधान संस्थान ने देश के कौन से नदी बेसिन में मीथेन हाइड्रेट के विशाल भंडार का पता लगाया है? ऑप्शन ए गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन बी कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन, ऑप्शन सी महानदी और पेन्नार नदी बेसिन, ऑप्शन डी पेन्नार और कावेरी नदी बेसिन। देखिए, केंद्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करने वाले अघाकर अनुसंधान संस्थान के एक अध्ययन के मुताबिक कृष्णा गोदावरी बेसिन में मीथेन हाइड्रेट का विशाल भंडार है, जो स्वच्छ ईंधन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस अध्ययन को मरीन जीनोमिक्स नामक जर्नल में प्रकाशन के लिए स्वीकार कर लिया गया है। यह अध्ययन कहता है कि मीथेन एक स्वच्छ और कम लागत वाला ईंधन है और ऐसा अनुमान है कि 1 घन मीटर मीथेन हाइड्रेट में 160 से 180 घन मीटर मीथेन होती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि केजी बेसिन में मीथेन हाइड्रेट्स के मौजूद मीथेन का कम से कम भी आकलन किया जाए तो यह दुनिया में मौजूद कुल जीवाश्म ईंधन का 2 गुना है। मीथेन के जलने की स्वच्छ प्रक्रिया इसे बेहद आकर्षक ईंधन बनाती है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाने पर इसका एक अणु पानी के 2 अणु और कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु छोड़ता है। केजी बेसिन को हाइड्रोकार्बन के समृद्ध स्रोत के तौर पर जाना जाता है। यह अध्ययन DST यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड के यंग साइंटिस्ट प्रोजेक्ट के तहत किया गया था। अध्ययन के मुताबिक ARI की टीम ने मिथेनोजोस की पहचान की है, जो मीथेन हाइड्रेट के रूप में जैव जनित मीथेन उत्पादित करते हैं। यह ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है। मीथेन हाइड्रेट तब बनता है जब हाइड्रोजन से संयुग्मित जल और मीथेन के समुद्र के उच्च दबाव व कम तापमान के संपर्क में आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति की मध्यस्थता में यूएई और इजराइल के रिश्ते सामान्य होने के बाद अब कौन से दूसरे अरब देश ने इजराइल के साथ अपने रिश्ते सामान्य करने की बात की है? ऑप्शन ए बहरीन, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी यमन, ऑप्शन डी ओमान। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में यूएई के बाद अब बहरीन भी इजराइल के साथ अपने रिश्ते सामान्य करने को तैयार हो गया है। इन दोनों देश की शांति समझौते को लेकर सहमति बन गई है। अब अरब देश भी इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करेगा। गत माह ट्रंप की मध्यस्थता में संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल ने अपने संबंध सामान्य करने के लिए करार किया था। यूएई और बहरीन के साथ समझौते में ट्रंप के विशेष सलाहकार जेरेड कुशनर की अहम भूमिका बताई जा रही है। यह संभावना बताई जा रही है कि पश्चिम एशिया में होने वाले दूसरे शांति समझौतों में से उनकी अहम भूमिका होगी। इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने वाला बहरीन चौथा अरब देश बन गया है। यूएई ने राजनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए गत 13 अगस्त को इजराइल के साथ करार किया था, जबकि मिस्र और जॉर्डन पहले ही इजराइल के साथ संबंध स्थापित कर चुके हैं। अरब देश पिछले कई दशकों से इजराइल का बहिष्कार करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि वे फलस्तीन विवाद के निपटारे के बाद ही इजराइल के साथ संबंध स्थापित करेंगे। ईरान ने इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने की दिशा में बहरीन की ओर से उठाए गए कदम को शर्मनाक करार दिया। ईरानी विदेश मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा कि इससे क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बहरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अमेरिका द्वारा हिंद महासागर में शांति व सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कौन से दक्षिण एशियाई देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी मलेशिया। देखिए, हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने मालदीव के साथ रक्षा सहयोग को लेकर समझौता किया है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की तरफ से शुक्रवार को यह घोषणा की गई है। यह समझौता ऐसे वक्त हुआ जब ट्रंप प्रशासन क्षेत्र में चीन की बढ़ती मौजूदगी का मुकाबला करने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने सहयोग को मजबूत कर रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा कि यह रूपरेखा हिंद महासागर में शांति व सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों देशों के गहरे संबंधों और सहयोग को निर्धारित करने के साथ ही रक्षा साझेदारी की दिशा में आगे की तरफ बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक इस करार में द्विपक्षीय गतिविधियां, वरिष्ठ नेताओं के स्तर पर संवाद, भागीदारी और समुद्री क्षेत्र के सहयोग, प्राकृतिक आपदा राहत कार्यों में सहयोग के पहलू भी शामिल हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, देखिए यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया है, मालदीव, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक था, ऑप्शन डी मालदीव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में जापान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा बीमारी के चलते इस्तीफा देने के बाद अब जापान का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया जाएगा? ऑप्शन ए शिगेरू इशिबा, ऑप्शन बी तारो कोनो, ऑप्शन सी योशिहिदे सुगा, ऑप्शन डी तोशिमित्सु मोटेगी। देखिए, जापान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा बीमारी के चलते इस्तीफा देने के बाद उनकी जगह पर सरकार के शीर्ष प्रवक्ता और जापानी किसान के बेटे योशिहिदे सुगा देश के नए पीएम होंगे। उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी के नए प्रमुख के रूप में चुन लिया गया है। इस मतदान में पार्टी के कुल 377 मत सुगा को हासिल हुए, जबकि अन्य दो दावेदारों को संयुक्त रूप से 157 मत मिले। योशिहिदे सुगा को शिंजो आबे का करीबी माना जाता है और वे 8 साल तक देश के मुख्य कैबिनेट मंत्री के तौर पर सेवाएं दे चुके हैं। उनके पिता अकिता प्रांत के सुजावा कस्बे के स्ट्रॉबेरी की खेती करने वाले किसान थे और सुगा उनके परिवार के सियासत में आने वाले पहले शख्स हैं। हाई स्कूल के बाद ही वे टोक्यो में आ गए और उन्होंने यहाँ कार्डबोर्ड फैक्ट्री से लेकर मछली बाजार तक के अंशकालीन नौकरी करते हुए आगे की पढ़ाई की। सुगा का सियासी करियर 1987 में उस वक्त शुरू हुआ जब उन्होंने योकोहामा सीट के लिए चुनाव लड़ा। अब उनके पीएम बनने का रास्ता साफ है। उनके साथ पीएम पद की दौड़ में एलएनडी नेता फूमियो किशिदा और पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा भी शामिल थे, लेकिन किशिदा को 89 और इशिबा को 68 मत ही मिले। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी योशिहिदे सुगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में खगोल विज्ञानियों ने कौन से ग्रह के बादलों में जीवन के संकेत होने का दावा किया है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शनि। देखिए, खगोल वैज्ञानिकों
को सौर मंडल के सबसे चमकीले ग्रह शुक्र के बादलों में जीवन होने के संकेत मिले हैं। यह संकेत फास्फाइन गैस है जो पृथ्वी पर फैक्ट्रियों से निकलने प्रदूषण या फिर ऑक्सीजन मुक्त वातावरण में रहने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाया जाता है। खगोल वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये जीव शुक्र ग्रह की 425 डिग्री सेल्सियस गर्म सतह में 50 किलोमीटर ऊंचाई पर बादलों में मौजूद है। टीम के प्रमुख जैन ग्रीव्स के अनुसार फाइसाइन का पता जेम्स क्लर्क मैक्सवेल दूरबीन से लगाया गया है। जनरल नेचर एस्ट्रोनॉमी में सोमवार को प्रकाशित लेख के अनुसार चिली के एक और दूरबीन एल्मा में भी यही फास्कन देखी गई है। वैज्ञानिकों के दल में इंग्लैंड, अमेरिका, जापान सहित कई देशों के विशेषज्ञ हैं। हालांकि कई वैज्ञानिक इस पर संशय भी जता रहे हैं। इसकी एक वजह बादलों पर 90% सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा है, जिसमें जीवन नहीं हो सकता। खगोलविदों के अनुसार शुक्र में इन बादलों में फास्फाइन मिली है। उन्होंने इसकी गणना के आधार पर कहा कि वह मात्रा सूर्य के प्रकाश, ग्रह पर मौजूद खनिजों, ज्वालामुखी, आकाशीय बिजली आदि से नहीं आ सकती। उनका अनुमान है कि एक कोशिका के सूक्ष्म जीव इन बादलों में रहते हुए हाइड्रोजन के 3 और फास्फोरस के 1 अणु से बनने वाले फास्फाइन बादलों में फैला रहे हैं। इन बादलों पर तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो जीवन के अनुकूल है। पृथ्वी पर भी सूक्ष्म जीवी फास्फाइन बनाते हैं, जो अक्सर तालाबों के तल और कुछ जीवों की आंतों में मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शुक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा का मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर क्या नाम रखा जाएगा? ऑप्शन ए, महाराणा प्रताप म्यूजियम, ऑप्शन बी, छत्रपति साहूजी महाराज म्यूजियम, ऑप्शन सी, छत्रपति शिवाजी म्यूजियम, ऑप्शन डी, अटल म्यूजियम। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे नायक मुगल नहीं हो सकते। योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगरा मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान पर्यटन नगरी के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का मुद्दा भी उठा। उन्होंने प्रदेश सरकार को राष्ट्रवादी विचारों को पोषित करने वाली सरकार बताते हुए कहा कि गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों को छोड़ राष्ट्र के प्रति गौरवबोध कराने वाले विषयों को बढ़ावा देने की जरूरत है। ज्ञात हो, सपा सरकार ने ताजमहल के निकट मुगल म्यूजियम बनवाना शुरू किया था। सत्ता परिवर्तन के साथ ही वो खटाई में पड़ गया था। लाखों रुपए खर्च होने के बाद उसकी उपयोगिता पर सवाल उठने शुरू हुए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, छत्रपति शिवाजी म्यूजियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन ए, रामचंद्र प्रसाद सिंह, ऑप्शन बी, हरिवंश नारायण सिंह, ऑप्शन सी, तुरुचि शिवा, ऑप्शन डी, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। देखिए, राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए जनता दल यूनाइटेड के हरिवंश नारायण सिंह को एक बार फिर चुन लिया गया है। उनका चुनाव ध्वनिमत से हुआ। वो बतौर राजग प्रत्याशी मैदान में थे। उनके खिलाफ विपक्ष में राष्ट्रीय जनता दल मनोज झा को मैदान में उतारा था, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि राज्यसभा में राजग के पास मौजूद संख्या बल को देखते हुए हरिवंश का चयन पहले से तय माना जा रहा है। बात करें उपसभापति के नियुक्ति के बारे में, तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का पद एक संवैधानिक पद है, जिसका उल्लेख भारतीय की संविधान की अनुच्छेद 89 में 9 के तहत किया गया है। कार्यालय से इस्तीफा देने या पद से हटाए जाने या राज्यसभा की सदस्यता समाप्त हो जाने पर यह पद रिक्त हो जाता है। राज्यसभा का कोई भी सांसद इस संवैधानिक स्थिति के लिए एक सहयोगी के नाम का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। साथ ही प्रस्ताव को आगे बढ़ाने वाले सदस्य को सांसद द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होता है, जिसका कि वो नाम प्रस्तावित कर रहा है, यानी जो सांसद निर्वाचित होने पर उपसभापति के रूप में सेवा करने को तैयार है। प्रत्येक सांसद को केवल एक प्रस्ताव को स्थानांतरित करने का समर्थन करने की अनुमति है। उपसभापति पद के लिए सांसद के नाम का प्रस्ताव पेश होने के बाद राज्यसभा इस पर विचार करती है। यदि एक से ज्यादा सांसदों के नाम के प्रस्ताव किए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में मत विभाजन या वोटिंग के जरिए विजेता उम्मीदवार का फैसला होता है। हालांकि सदन में किसी सांसद के नाम पर सहमति बनने के बाद उसे सर्वसम्मति से राज्यसभा का उपाध्यक्ष चुनने की भी इस व्यवस्था है। राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए पहला चुनाव था वो 1952 में हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हरिवंश नारायण सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में समलैंगिक विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत मान्यता देने की मांग को लेकर दायर या जनहित याचिका का विरोध करते हुए केंद्र सरकार ने इसे मान्यता नहीं देने की बात कही है। समलैंगिकता को आईपीसी की कौन सी धारा के तहत कानूनी मान्यता दी गई है? ऑप्शन ए, धारा 232, ऑप्शन बी, धारा 125, ऑप्शन सी, धारा 377, ऑप्शन डी, धारा 236।
देखिए, समलैंगिक विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत मान्यता देने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका का विरोध करते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि हमारा कानून, समाज और मूल्य समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की इजाजत नहीं देते। मुख्य न्यायमूर्ति DN पटेल व न्यायमूर्ति प्रतीक जालन की पीठ के समक्ष केंद्र सरकार ने कहा, इसे ध्यान रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर रखने से ज्यादा कुछ नहीं किया है। अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 2 कारणों से इसे मान्यता देने या फिर पंजीकरण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पहला तो यह हो कि याचिकाकर्ता अदालत को कानून बनाने के लिए कह रहे हैं। दूसरी बात यह हो कि कोई भी राहत विभिन्न वैधानिक प्रावधानों के विपरीत होगी। हालांकि पीठ ने कहा कि दुनिया में अब काफी बदलाव हो रहे हैं, लेकिन यह भारत में लागू हो भी सकते हैं और नहीं भी। याचिकाकर्ता अभिजीत अय्यर मित्रा, गोपी शंकर, गीति थडानी और जी और वसी ने जनहित याचिका में हिंदू विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक जोड़ों को विवाह करने का अधिकार देने का अनुरोध किया है। याचिका में कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम ये नहीं कहता कि विवाह महिला पुरुष के बीच ही हो। दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के फैसले के बाद समलैंगिकता अपराध नहीं है, तो फिर शादी अपराध क्यों है। याचिकाकर्ता गोपी शंकर ने कहा कि LGBT समुदाय के लोग भी समलैंगिक शादी कर इसे पंजीकृत कराना चाहते हैं। इस पर पीठ ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो वो आ सकता है, तो फिर जनहित याचिका पर विचार क्यों करें। याचिकाकर्ता ने कहा कि पीड़ित लोग डर के कारण आगे नहीं आते हैं, जिसकी वजह से जनहित याचिका दायर की गई है। 1954 में पारित इस कानून में विशेष रूप से विवाह, पंजीकरण और तलाक का प्रावधान है। इसके तहत किसी भी धर्म या संप्रदाय के 2 व्यक्तियों के बीच विवाह को सम्मिलित किया जा सकता है। यह विवाह की पारंपरिक आवश्यकताओं से लोगों की मुक्त करने की बड़ी भूमिका निभाता है। बात करें, इसमें एक वर्ड आया है हिंदू विवाह अधिनियम। तो देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पारित हुआ है। इसी कालावधि में 3 अन्य महत्वपूर्ण कानून पारित हुए, जिसमें हिंदू उत्तराधिकारी कानून 1956, हिंदू अल्पसंख्यक तथा अभिभावक अधिनियम 1956 और हिंदू भरण पोषण अधिनियम 1956 है। इन नियमों के मुताबिक हिंदू स्त्री पुरुष दूसरे हिंदू स्त्री पुरुष से विवाह कर सकते हैं, चाहे वो किसी जाति के हो। इनके लिए एक विवाह की व्यवस्था है। द्विविवाही अमान्य एवं दंडनीय भी है। न्यायिक पृथक्करण, विवाह संबंध विच्छेद तथा विवाह शून्यता की घोषणा की भी व्यवस्था करता है। न्यायालयों का यह वैधानिक कर्तव्य नियत किया गया है कि हर वैवाहिक झगड़े में समाधान कराने का प्रथम प्रयास करें। संबंध विच्छेद कर निर्वाह व्यय एवं निर्वाह भत्ता की व्यवस्था की गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, धारा 377। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस करंट अफेयर की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।